जलमार्ग। देखो, एक अगर मैं वर्ड यूज करूं, ट्रांसपोर्टेशन, क्या वर्ड यूज करूं? ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे परिवहन। ये जो परिवहन है, ये क्या होता है कि चाहे वस्तुओं का आदान प्रदान करना हो, चाहे व्यक्तियों का आना जाना हो, उन दोनों को, यानी कि कोई भी माल है या किसी भी व्यक्तियों को ढोने का जो काम होता है, वो जिस माध्यम से होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम जो हैं, जैसे सड़क, रेल मार्ग हो सकता है ना, जल मार्ग हो सकता है, वायु मार्ग हो सकता है, और भी हो सकता है क्या कोई? हाँ, हो सकता है। एक हो सकता है पाइपलाइन, जैसे हमारे जो क्रूड ऑयल है या फिर गैसेस हैं, उनका परिवहन भी तो करते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन के माध्यम से। तो ये परिवहन के कुछ साधन हो सकते हैं, जिसमें सड़कें हैं, रेल मार्ग है, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन। तो हमारा जो एसआई का सिलेबस है, उसमें सिर्फ हमें दिया है जल मार्ग, है ना? क्या दिया है? जल मार्ग दिया है। अगर हम बात करें आरएएस प्री की 2026 की बात करें, तो वहां पर हमारे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, है ना? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि हमें सड़क मार्ग भी पढ़ने पड़ेंगे, रेल मार्ग भी पढ़ने पड़ेंगे, वायु और जल मार्ग भी पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो पाइपलाइन से परिवहन होता है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एसआई में हमारे लिखा हुआ है इंटरनेशनल वाटरवेज। पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल वाटरवेज है, इसका मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का अर्थ क्या होता है? ये जो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का मतलब है कि ऐसा जलमार्ग या जो दो या दो से अधिक देशों द्वारा, या तो दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है ये मार्ग, या फिर कई सारे देश इस मार्ग का प्रयोग करते हैं। ऐसे मार्गों को हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। अब यहाँ पे जलमार्ग में बार बार रिपीट नहीं करूंगी, हम सिर्फ जलमार्ग की ही बात करेंगे पूरी क्लास के दौरान। सड़क या रेल मार्ग या वायु मार्ग या पाइपलाइन की हम बातचीत नहीं करेंगे। जब भी मैं इसकी बात करूंगी तो इसका मतलब जलमार्ग की बात हो रही है। तो ऐसा जलीय मार्ग या ऐसा जलीय रास्ता जो दो देशों के बीच में हो, या फिर ऐसा एरिया जो जलीय भाग है और वो कई देशों द्वारा उपयोग में लिया जाता है, इस तरह के मार्ग को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग कहते हैं। ये तीन तरह का हो सकता है, या तो किन्हीं महासागरों से होकर गुजर रहा हो, किसी महासागर से होते हुए गुजर सकता है ना, या कोई नदी हो, ऐसी नदी हो जो दो या अधिक देशों के बीच बहती हो, तो उससे भी ये परिवहन हो सकता है। तीसरा, कुछ स्ट्रेट्स हो सकती हैं जिनको जल डमरू मध्य या फिर जल संधि बोल देते हैं, है ना? जल संधि या जल डमरू मध्य। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले महासागर वाले करेंगे, फिर कुछ नदियों वाले करेंगे, और लास्ट में दो तीन जो महत्वपूर्ण स्ट्रेट या जल संधियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको करेंगे। सभी के सभी हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले पार्ट करेंगे। और इस इंपॉर्टेंट में भी हमारा बेस रहेगा कि एनसीईआरटी में दिया है वो हम टोटली कवर करेंगे ना। सबसे पहले कि हम ये जल परिवहन करते क्यों हैं, हमें ऐसा क्या फायदा है इससे कि हम जल परिवहन को इतनी तवज्जो देते हैं? हम सड़कों से क्यों नहीं कर लेते, या फिर हम हवाई जहाज से क्यों नहीं कर लेते? इसके अपने अपने कारण हैं। जैसे अगर हमें मान लो अपने देश और अफ्रीका के किसी देश के बीच व्यापार करना है, या फिर मान लो उत्तरी अमेरिका को यूरोप में कोई व्यापार करना है, तो बीच में समुद्र को पार करना पड़ेगा, है ना? इधर जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका
और इधर क्या है, यूरोप। बीच में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है, जिसकी आकृति है वो एस शेप की है। अटलांटिक की आकृति कैसी है, एस शेप की है। अब देखो यहाँ पे कोई सड़क बन सकती है क्या, इतना बड़ा पुल बना पाएंगे क्या इतने हजारों किलोमीटर्स का, नहीं। तो एक तो सड़क हर जगह बना पाना संभव नहीं है ना। दूसरी चीज, जब सड़क ही नहीं बना पाएंगे तो रेल मार्ग बना सकते हैं क्या, नहीं, रेल मार्ग भी यहाँ पे संभव नहीं है ना? तो फिर वायु मार्ग संभव है क्या, हाँ वायु मार्ग संभव है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम एयरवेज को यूज करेंगे तो क्या होगा, पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, यानी कि कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आएगी। क्या हम माल को एयरप्लेन से भेजेंगे तो उसी रेट पे खरीद पाएंगे जितना अभी खरीद पा रहे हैं, नहीं, बहुत महंगा हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या तरीका हो सकता है, फिर एक तरीका है कि हम जल मार्ग को यूज करें। क्यों यूज करें, सस्ता है, मेंटेनेंस लगती है क्या, ना के बराबर। सड़कें हैं टूट जाएंगी दोबारा बनानी पड़ेगी, रेलवे लाइन है टूट जाएगी दोबारा बनानी पड़ेगी, है ना, पुरानी हो जाएगी तो भी रिप्लेस करना पड़ेगा। सड़कें हैं एक टाइम की कितनी भी अच्छी बना लो, एक टाइम के बाद वो टूटेंगी ही, या उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, है ना। तो इनकी तुलना में जो खर्चा है वो जल मार्गों में कम आता है ना। फिर एक्सपर्टीज है वो भी अच्छी है हमारी, तो मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं होती जैसे सड़कों में और रेलवेज में होती है। यह बहुत सस्ता है क्योंकि जल का घर्षण भूमि की तुलना में कम होता है, इसलिए मेंटेनेंस है, ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस नहीं करनी होगी, उसमें भी जैसे ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं या और तरह की दिक्कतें होती हैं तो उनको सॉल्व करना पड़ता है ना। जल परिवहन की ऊर्जा लागत है वो कम होती है, और जल परिवहन समुद्री मार्गों अंतर्देशीय जल मार्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो हम समुद्री यानी समुद्र से होकर जो रास्ते जाते हैं, जो मार्ग जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम अंतर्देशीय। अंतर्देशीय कौन से, जो दो देशों के बीच में ऐसे जो नदियां हैं, जो समुद्र में गिरती जरूर है लेकिन नदियों में जो परिवहन होता है उसको हम अंतर्देशीय श्रेणी में रखेंगे, और लास्ट में हम स्टेट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले समुद्री मार्ग। अब ये कह रहा है कि भूमि की तुलना में समुद्री मार्ग जो है उससे परिवहन है वो आसान भी है और सस्ता भी है ना। समुद्री परिवहन भारी सामग्री को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक लंबी दूरी तक ले जाने का एक सस्ता साधन है। सबसे अच्छी चीज यही है कि ये सबसे सस्ता साधन है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि पहले की तरह जहाजें हैं, हम रात को जब ध्रुव तारा होगा उसको देखकर वो दिशाएं देखेंगे, या फिर वो चुंबक से बना हुआ जो कंपास होता है उसका यूज करेंगे, नहीं। आजकल जो आधुनिक जहाज हैं उनमें वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, या फिर कुछ ऐसी गुड्स हैं जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फल सब्जियां होते हैं, इनको दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत कम समय चाहिए हमें, ज्यादा समय लगा देंगे तो रास्ते में ही खराब हो जाएंगी। तो उसके लिए भी सुविधाएं हैं कि कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं जहाजों में, है ना। तो यही आपका दिया हुआ है इसमें कि मालवाहक जहाज हैं उनमें रडार होता है, वायरलेस और अन्य नेविगेशन उपकरण होते हैं। इसके साथ ही जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जो होती हैं, पेरिसेबल गुड्स जिनको बोलते हैं, उनके लिए प्रशीतित यानी कि कोल्ड स्टोरेज होते हैं। टैंकरों और विशेष जहाजों के विकास ने भी माल परिवहन को बेहतर बनाया है। कंटेनरों का उपयोग है, इससे माल की आवाजाही है वो आसान हो गई है, सीधा ऐसे ही माल उठा के नहीं रखना, अलग अलग कंटेनर्स होते हैं, क्रेन्स की मदद से शिप में रख दिए जाते हैं, और फिर जहां हार्बर पे या पोर्ट पे जब जो शिप है वो पहुंचेगी तो वहां पर उतारने के लिए भी उनका यूज कर लेते हैं। तो ये आसान तरीका हो गया है, पहले जहाजों से पहले भी होता था परिवहन, लेकिन जिस स्पीड से अभी हो रहा है उस स्पीड से, उस एफिशिएंसी के साथ नहीं हो रहा था, अब अच्छे से होने लग गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी है वो हर जगह पहुंच चुकी है। अब एक एक करके हम महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। अब यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। पहला है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग।
नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट, ठीक है। यह मार्ग नॉर्थ ईस्ट अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। पहले मैप देख लेते हैं, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। ये मैप है। इस मैप में सबसे पहले तो जो जगहों के नाम लिखे हुए हैं, जिन बंदरगाहों के नाम लिखे हुए हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। देखो, ये मैप थोड़ा सा अलग तरीके से खोला हुआ है। जैसे मैं आपको बार बार बताती हूँ कि मान लो जैसे ये कोई भी ग्लोब है, ऐसे गोलाई में है, इस ग्लोब को ऐसे करके रख दिया है ना, ऐसे बना हुआ था, इसको खोल के ऐसे रख दिया है। अब नॉर्मली हम जब मैप बनाते हैं तो नॉर्थ अमेरिका देखते हैं, साउथ अमेरिका, फिर इधर यूरोप, फिर अफ्रीका, और फिर इधर क्या देखते हैं नीचे, या ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ये एशिया वाला भाग, या ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। बस कुछ नहीं किया, इस ऑस्ट्रेलिया को इधर दिखा दिया है ना, ताकि ये जो कनेक्टिविटी है इसको आसानी से दर्शाया जा सके, ठीक है। अब ये है हमारा उत्तरी अमेरिका, है ना। इधर कनाडा में वैंकूवर देखा था हमने, जहाज निर्माण उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ सैन फ्रांसिस्को, ये भी नई जगह नहीं है आपके लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रीजन में हम पढ़ चुके हैं। न्यू ऑर्लियंस, ये भी हमने देखा था, ठीक है। फिर इधर यहाँ आएंगे तो पनामा और ये कॉलन, फिर यहाँ पर ये कैलाओ, और ये वल्पराइसियो, है ना। फिर बेलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे COP30 हुई थी। ये रियो डी जेनेरियो, जो कल परसों की क्लास में हमने पढ़ा था कि रियो समिट 1992 की अर्थ समिट जो हुई थी, रियो डी जेनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेविडियो, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ये कुछ पोर्ट सिटीज हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर होनोलुलु है ना। अगर हम एशिया वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जापान में योकोहामा, ये भी आपने पढ़ा था। संघाई, हांगकांग, सिंगापुर, है ना, ये सारे पड़े हुए हैं इंडस्ट्रियल रीजन में। इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे पर्थ, फ्रेमैंटल, मेलबर्न, सिडनी, ठीक है। ये न्यूजीलैंड में ऑकलैंड है। तो ये सारे इधर के पोर्ट्स हो गए। फिर आते हैं अटलांटिक ओशन में, यहाँ पर बैटल हार्बर कनाडा में है, न्यूयॉर्क USA में। फिर हम देखते हैं लंदन, हम्बर्ग, नॉर्थ कैप, है ना। फिर स्वेज, एडन, मोम्बासा, डरबन, केप टाउन, है ना। ये फिर काफी जाना पहचाना एरिया है। कराची, मुंबई, कोलंबो श्रीलंका में, फिर यहाँ पे कोलकाता। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, और ये मेक श्योर कर लो कि इस मैप में जितने भी पोर्ट्स दिखाए हुए हैं इनकी लोकेशन बहुत अच्छे से कर लीजिए आप। क्यों? क्योंकि जब पोर्ट अगर पूछेगा तो ऑलमोस्ट इसी में से आने की संभावना है। मैं यहाँ पे स्टार भी लगा देती हूँ 2-3, क्योंकि स्टार देख के आपको ऐसे लगता होगा ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट बंदरगाहें हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगर इन लोकेशंस को आप अपने दिमाग में फिक्स कर लेंगे ना, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बना के दे दूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है हो सकता है वो कुछ अलग तरीके से सोच के कुछ अलग तरह का क्वेश्चन बनाए, है ना, या फिर हम कुछ अलग तरीके से सोच के अलग तरह के क्वेश्चन बनाए, बट बनेगा यहीं से, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से कर लो। अब यहां पर आते हैं उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। यहाँ पे देखो, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, और ये इधर यूरोप है। ये बीच में अटलांटिक महासागर है क्या? अब जैसे अगर मैं देखूं तो इधर वाला, इसको उत्तरी अटलांटिक कह सकती हूँ, इसको दक्षिणी अटलांटिक कह सकती हूँ। अभी हम बात किसकी कर रहे थे? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की।
है ना, तो ये वाला एरिया होगा। अब देखो यहाँ पे ये किस किस को जोड़ रहा है, लंदन और हम्बर्ग को जोड़ रहा है, इधर बैटल हार्बर से जोड़ रहा है, इधर न्यूयॉर्क से जोड़ रहा है, इधर पनामा से या कोलन से जोड़ रहा है, और अगर इधर हम जाएंगे तो रियो डी जेनेरियो या मॉन्टेविडियो से जुड़ सकते हैं, या फिर इधर से जाके केप टाउन से जुड़ सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, तो ये मुख्य रूप से किसको जोड़ रहा है, इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ रहा है ना, क्योंकि अगर इस पार्ट की बात करेंगे तो इसमें दक्षिणी भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये किसको जोड़ रहा है, यूएसए का नॉर्थ ईस्ट वाला भाग या नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ ईस्ट वाला, और इधर यूरोप का ये वाला भाग जोड़ रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी याद करने की जरूरत है क्या, नहीं ना, आप याद कर लेंगे इसको कि यहाँ पे लोकेशन देख के ही आप अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसका पूर्वी पश्चिमी भाग है, सॉरी उत्तर पूर्वी भाग है, और यूरोप का पश्चिमी भाग है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और फैक्ट्स देख लेते हैं, ये विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार का जो संचालन है वो इसी मार्ग से होता है। तो इतना ज्यादा व्यापार अगर यहां से होता है तो ये सबसे बिजिएस्ट रूट होगा क्या, है ना, कि भाई विश्व का 1/4 भाग व्यापार अगर इसी समुद्री मार्ग से होता है तो ये बिजिएस्ट होगा, यानी कि सबसे व्यस्ततम मार्ग होगा। ये मैंने लिख भी दिया है, सबसे व्यस्त मार्ग है। सबसे व्यस्त मार्ग होने की वजह से ही इसको क्या कहा है, बिग ट्रक रूट, बिग ट्रंक रूट। अगर हिंदी में इसको वैसे तो इस तरह से ही लिखा हुआ आ सकता है, अदरवाइज वृहत ट्रंक मार्ग ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो इंग्लिश वाला ही याद कर लो, 2 बार क्यों याद करना है। तो ये सबसे व्यस्ततम है और इसको बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है। अब दोनों तटों पे आधुनिक बंदरगाहें हैं। अब मान लो इस पे क्वेश्चन आ जाए, एक तो ये आ जाए कि ये किन दो को जोड़ता है, आप कर देंगे नॉर्थ ईस्ट अमेरिका और नॉर्थ वेस्ट यूरोप को, है ना। दूसरा, कितना व्यापार होता है, सभी देशों का मिला के लगभग 1/4 व्यापार है वो इस मार्ग से होता है। दूसरा, सबसे व्यस्ततम मार्ग पूछा जाए तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग। बिग ट्रंक रूट पूछा जाए तो भी उत्तरी अटलांटिक मार्ग। एक और तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, हो सकता है आपसे उत्तरी अटलांटिक जो मार्ग है इस मार्ग पर स्थित कुछ बंदरगाहों के नाम दे दे और ये पूछ ले कि इनमें से कौन से जो बंदरगाह हैं वो उत्तरी अटलांटिक रूट के अंतर्गत आते हैं या कौन से नहीं आते। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क, बैटल हार्बर, लंदन और हम्बर्ग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ही है, बाकी जैसे एंटवर्प भी आ जाएगा, है ना, बहुत सारे आ जाएंगे, लग्जमबर्ग भी आ जाएगा, लेकिन हम सारे के सारे याद नहीं करेंगे। एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एटलीस्ट उतना तो हमें रट्टा लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो इन 4 के नाम तो आप रखेंगे। एक और तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है सॉरी, वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसे पूछ ले कि जो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है उस मार्ग के अंतर्गत कौन सा जो पोर्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका की साइड नहीं है या की साइड है ना। जैसे एक तरफ के, जैसे 2 तो ये दे दें, एक आध और दे दें और फिर पूछ ले, या फिर ये बोल दें कि लंदन जो है वो नॉर्थ ईस्ट जो अमेरिका है उसका पार्ट है, तो आप आसानी से पहचान लोगे कि नहीं ये तो यूरोप में है, अमेरिका में तो है ही नहीं लंदन, तो आप आसानी से ऐसी चीजों को पहचान लेंगे। नेक्स्ट मार्ग पढ़ते हैं, ये सेम वैसा ही फोटो है, मुझे लगा था अच्छे से नहीं दिखेगा तो मैंने डाल दिया था। नेक्स्ट है भूमध्य सागर और हिंद महासागर समुद्री मार्ग, मेडिटेरियन सी एंड इंडियन ओशन सी रूट, है ना। लोकेशन समझ आ रही है कुछ, ये देखो यहां पर ये तो है हमारा अफ्रीका, है ना। यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, ये भूमध्य सागर है,
मेडिटेरियन सी है और यहाँ पर एक छोटी सी जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, मैं सिर्फ संधि लिख रही हूँ, जल अपने आप जोड़ लेना आप बाद में। जिब्राल्टर जल संधि। अब ये किसको जोड़ रही है जिब्राल्टर जल संधि? ये जोड़ रही है मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन से। अब यहां पर हमने नाम क्या पढ़ा है? भूमध्य सागर और हिंद महासागर। तो ये भूमध्य सागर जैसे यहां से ऐसे होते हुए ऐसे, है ना। अब यहाँ से मुंबई भी जुड़ जाएगा, कराची भी जुड़ जाएगा, कोलंबो भी जुड़ जाएगा और इस तरफ से होते हुए इधर सिंगापुर भी तो जा सकते हैं ना। हाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस रूट को, ये वाला रूट क्या कहलाता है? भूमध्य सागर हिंद महासागर जो समुद्री रूट है। हालांकि ये बड़ा है बट ये जाएगा कहाँ से? यहाँ पर एक नहर बनी हुई है जिसका नाम है स्वेज नहर। ये हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो ये स्वेज नहर से होता हुआ जाएगा ये रूट। अब समझ आ गया कौन सा एरिया है? समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के मध्य से होकर गुजरता है और अन्य किसी भी मार्ग की तुलना में अधिक देशों और लोगों की सेवा करता है। अब सभी को पता है कि भूमध्य सागर जो है उससे कितने सारे तो यूरोपियन देशों की बाउंड्री लगती है, कितने सारे अफ्रीकन देशों की लगती है और फिर इसमें हमारा हिंद महासागर वाला जो रूट है वो भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर इसमें अगर देशों की और लोगों की बात करें तो सबसे ज्यादा है ना। ये किससे होकर गुजरता है? स्वेज नहर से होकर गुजरता है। तो स्वेज नहर में दो पोर्ट आएंगे, बाद में देखेंगे, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। तो पोर्ट सईद, पोर्ट स्वेज, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर, ये कुछ बंदरगाह हैं जो इस मार्ग पर स्थित है ना। स्वेज नहर के निर्माण से दूरी और समय में काफी कमी आई है। पहले क्या करते थे? पहले ऐसे होता था कि जैसे मान लो स्पेन से हमें कोई चीज चाहिए, है ना, यही है स्पेन, ये वाला। स्पेन से हमें कोई वस्तु चाहिए होती थी तो पहले क्या होता था, इधर से यहां से जहाज आते थे, केप टाउन होते हुए, यहां होते हुए, या तो इस रूट से ऐसे आते थे या फिर ऐसे आके यहां से। बाकी ज्यादा चांसेस यही थे, ये रूट तो यही वाला है, मेडागास्कर और इसके मोजाम्बिक चैनल से होते हुए। अब देखो यहां से चला है जहाज और ऐसे जाएगा, यहां से होते हुए यहां आएगा। लेकिन 1869 में एक नहर बन के तैयार हुई जिसका नाम है स्वेज नहर। इसने क्या किया, यहां से ऐसे जुड़ गए लाल सागर से होते हुए, है ना, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ दिया और लाल सागर है वो इनडायरेक्टली हिंद महासागर का ही हिस्सा है। यानी कि इस नहर के माध्यम से हमें डायरेक्ट एंट्री मिल गई। अब देखो स्पेन से कोई वस्तु मंगवानी है तो यहां से शिप गया और यहां होते हुए इधर आ गया। तो रूट क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, है ना। तो ये फायदे हैं इसके। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग। अभी देखा लास्ट में, ये जो रास्ता है ना, जो बड़े वाला रास्ता हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ये वाला जो केप ऑफ गुड होप से, सॉरी केप टाउन से होकर गुजरता है, यहाँ पे एक केप ऑफ गुड होप है ना। जब आप हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे कि वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो वो इसी रूट से होते हुए आए थे, केप ऑफ गुड होप से होते हुए। तो ये वाला जो रूट है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये व्यापार अत्यधिक औद्योगिकृत पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि को जोड़ता है। अब देखो यहाँ पर इस रूट को अभी भी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है कि आप देखते होंगे कि स्वेज नहर जो है वो कृत्रिम नहर है, यानी कि मनुष्यों ने बनाई है, वो प्राकृतिक नहीं है। और जो चीज किसी व्यक्ति ने बनाई है, किसी देश ने बनाई है, वो उसी की होगी ना। अगर वो उसी की है और वहां से वो आने जाने दे रहा है तो वो क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। अभी यही तो मुद्दा चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और वो यही तो कहते हैं कि हम भी टैक्स लेंगे। स्वेज कैनाल से भी तो जब
जहाज गुजरते हैं वहां भी तो टैक्स देते हैं, पनामा से गुजरते तब भी तो टैक्स देते हैं। बट यहाँ पर यही मुद्दा आता है कि पनामा जो कैनाल है या स्वेज कैनाल है वो लोगों द्वारा बनाई हुई है, पर्टिकुलर कुछ देशों द्वारा बनाई हुई है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक प्राकृतिक निर्माण है ना। तो वो अलग चीजें हैं, मौका मिला तो कभी किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई ऐसी वस्तु है जो जल्दी भेजनी है या हमें उसकी आवश्यकता बहुत कम समय में है तो हमें जल्दी मंगवानी है, तो फिर हम कौन सा रूट यूज कर लेंगे? फिर तो हम यही रूट यूज करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मान लो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी जल्दबाजी हमें नहीं है ना, तो उनको इस रूट से भेज सकते हैं क्या? क्योंकि सस्ता पड़ेगा ना, टैक्स वैक्स कम देने पड़ेंगे। तो अभी भी इस रूट की जो है इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इससे सोना, हीरा, तांबा, टिन, मूंगफली, ताड़ का तेल, कॉफी, फल, ऐसे कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जो यहाँ पर भेजे जाते हैं। एक और कारण भी है कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई वस्तु भेजनी है डरबन में, है ना, स्पेन से आनी है, तो फिर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ से टैक्स भर के इधर से जाए, इससे अच्छा ना बिना टैक्स भरे यहाँ से चला जाए, तो उसके लिए आसान हो जाता है। अब आपको समझ आ रही होगी ना कि इसमें कौन कौन से एरियाज हैं वो जुड़ेंगे, कौन से नहीं जुड़ेंगे। नेक्स्ट रूट है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, अभी हमने ये वाला पढ़ा था, ये उत्तरी अटलांटिक था। अब ये वाला जो है ये दक्षिणी अटलांटिक रूट है, यानी कि ये वाले जो पॉर्ट्स हैं जैसे मॉन्टेविडियो है, रियो डी जेनेरियो है, बेलेम शहर है, केप टाउन है, ये वाले जुड़ेंगे, है ना। यहाँ पर क्या दिक्कत है कि लगभग, एक तो आपने सभी ने देखा होगा कि जब हम बाकी चीजें पढ़ रहे थे ना, जैसे कॉन्टिनेंट वाइज हम चीजें पढ़ रहे थे, उसमें औद्योगिक प्रदेश देख रहे थे, तो हमने यहाँ पर काफी टाइम दिया कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम जब यूरोप पढ़ रहे थे, यहाँ भी हमने काफी डिस्कस किया कि ये औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर जापान पे भी हमने इतना ही टाइम लगाया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ सॉरी, कि नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, ये औद्योगिक विस्तार बहुत ज्यादा कर चुके हैं और ये अपने पीक पे पहुंच चुके हैं, यानी कि डेवलपमेंट है बहुत अच्छा हो चुका है, ये विकसित देश भी कहलाते हैं इन कॉन्टिनेंट्स पे। जबकि हमने देखा कि जो साउथ अमेरिका है या दक्षिण अमेरिका जो है या अफ्रीका है, यहाँ पर औद्योगिक विस्तार है वो इतना ज्यादा नहीं हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जब औद्योगिक विस्तार नहीं हुआ तो इंडस्ट्रियल रीजन भी हैं वो बहुत कम होंगे। तो और एक चीज क्या है कि जो चीजें यहाँ पर जैसे सामान्य, जैसे कृषि संबंधी उत्पाद हो गए या खाद्य उत्पाद हो गए जो हम कंज्यूम करते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो बारबोरेमा मरुस्थल है या और जगह हैं, वहां पे क्या है, बारबोरेमा सॉरी पठार है, यहाँ वाला जो एरिया है माटो ग्रासो है, या फिर इधर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो इधर गोल्ड मिलता है, डायमंड मिलता है। तो कुल मिला के बात ये है कि सिमिलर चीजें हैं वो दोनों जगह पर बनती हैं। जब एक ही जैसी चीजें दोनों जगह बनेंगी तो इनका आदान प्रदान है उसकी संभावना भी कम होगी। अब जैसे मान लो अपने यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की कॉफी होती है, अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती होती है, तो चांसेस हैं कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करें और वो लेने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जैसे मान लो हम अच्छी ब्रेड बनाएं, तो हमारी ब्रेड का स्कोप है क्या ब्रिटेन में? नहीं। इन कंट्रीज में तो पहले से ये ब्रेड बहुत अच्छी बनाते हैं, तो जो सेम गुड्स होती हैं उनकी संभावनाएं कम होती है। ऐसा नहीं है कि बिकेंगी नहीं या ट्रांसपोर्ट नहीं होता या एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, होता है, बट उसकी क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए ये वाला जो रूट है ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो सामान्य आर्थिक व्यवस्था के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमारे एग्जाम के लिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन बनने की संभावना तो है ही ना, पूछ तो सकते ही है ना, चीजें आदान प्रदान तो होती ही हैं, रूट तो है ही। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा कि समुद्री मार्ग अटलांटिक महासागर के पार एक और महत्वपूर्ण मार्ग है जो पश्चिम यूरोपीय और
पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से जोड़ता है। ये हमने रूट में देख लिया है, यही बात बोली है। इन जगहों को इन जगहों से और इधर से जोड़ता है, बस यही बात बोली है इसने। दक्षिण अमेरिका में और अफ्रीका में सीमित विकास और जनसंख्या के कारण इस मार्ग पर यातायात काफी कम है। यातायात सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक में, व्यस्ततम मार्ग भी बोला जाता है उसको, है ना। केवल दक्षिण पूर्वी ब्राजील प्लाटा मुहाना, प्लाटा जो नदी है वो मुहाना बनाती है, डेल्टा बनाती है। दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ही जो उद्योग हैं वो पनपे हैं। रियो डी जेनेरियो और केप टाउन के बीच के मार्ग पर भी यातायात कम है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों देशों में समान उत्पादन और संसाधन है, सेम चीजें हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इधर नहीं होता है। नेक्स्ट है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। अभी तो हम पढ़ रहे थे अटलांटिक में, अब हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर में। इधर देखो, ये वाला एरिया पढ़ लिया हमने, समझ आ गया। इधर वाला ये भी हमने पढ़ लिया, है ना। अब यहाँ पर अगर इसी की मैं बात करूं, एशिया के उधर अगर देखते तो यहाँ जापान आइलैंड, फिलीपींस वो सब दिखाई देता आपको, इधर ऑस्ट्रेलिया दिखता और उसके उधर भी प्रशांत महासागर होता, ऐसा ही होता ना। और फिर नॉर्थ अमेरिका के इधर भी हमें प्रशांत दिखाई देता, तो इसलिए उस वाले हिस्से को उठा के हमने इधर रख लिया है। अब ऐसा दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया है और ये आपका इंडोनेशिया वाला पार्ट हो गया, ये इधर जापान वाला पार्ट हो गया, ये इधर चीन हो गया है आपका, है ना, और इधर ये नॉर्थ अमेरिका है ही। अब हम बात कर रहे हैं इस एरिया की। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है। अब इस महासागर में भी हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे अटलांटिक को पढ़ा था, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पे उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग के रूप में इनको हम पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर मैं उत्तरी प्रशांत मार्ग की बात करूं तो वैंकूवर बंदरगाह आएगा क्या? हाँ आएगा, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है, यहाँ पे होनोलुलु है, योकोहामा, संघाई, हांगकांग, सिंगापुर, इधर हम बात करें तो सिडनी, मेलबर्न, ऑकलैंड, ये पूरा एरिया हमने ले लिया है इधर का। इधर पनामा, कैलो और ये वालपराइसो, है ना, वालपराइसो। तो ये जो एरिया हो गया, इस एरिया को अब हम पढ़ेंगे। तो उत्तरी प्रशांत महासागर के विशाल क्षेत्र में व्यापार कई मार्गों से होता है, जो होनोलुलु में आकर मिलते हैं। कई सारे रूट्स हैं और ये रूट्स आकर कहाँ मिलते हैं? होनोलुलु में। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रशांत महासागर है या प्रशांत महासागर में जो समुद्री मार्ग है, वो मार्ग कहाँ पर आकर मिलते हैं? कहाँ पर मिलते हैं? होनोलुलु में। जगह हमने देखी थी अभी की अभी, ये वाली जगह, है ना। सारे मार्ग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या इसमें? देखो, इधर से, यहाँ से सब मिल रहे हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रेट सर्कल पर स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर और योकोहामा को जोड़ता है और जो यात्रा की दूरी है उसको 2480 किलोमीटर कम कर देता है। कैसे कम करता है अभी देख लेंगे। वैंकूवर ये रहा, योकोहामा ऐसे जुड़ जाएंगे, है ना। वरना क्या होता कि या तो ये वैंकूवर से इधर पनामा होते हुए आए, या फिर ये यहाँ सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचे, फिर होनोलुलु जाए, फिर इधर से कैसा भी रूट अपनाए, सबसे शॉर्टेस्ट रूट यही रहेगा कि वैंकूवर से सीधा योकोहामा। या फिर मान लो वैंकूवर से हमें जाना हो सिंगापुर, तो भी यही रूट सबसे छोटा पड़ेगा, है ना। या फिर सैन फ्रांसिस्को से जाना हो तो यहाँ से होनोलुलु, देन सीधा
सिंगापुर, ठीक है। या फिर संघाई जाना हो सैन फ्रांसिस्को से तो यहाँ आएंगे, सीधा यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे मार्ग हैं, ये कहाँ आकर मिल रहे हैं, होनोलुलु पर मिल रहे हैं। किन किन को जोड़ रहे हैं ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा, इस बार के पीएसआई में ही पूछा था ये क्वेश्चन देखो एक बार। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को तथा सिंगापुर को जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री जलमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे छोटा पूछा है। अब यहाँ पे मैं इसका आंसर बताने से पहले आपको इन रूट्स को दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हैं। जैसे पहला ऑप्शन हमें दिया है केप ऑफ गुड होप से, दूसरा भूमध्य सागर हिंद महासागर से दिया है, फिर दक्षिणी प्रशांत से दिया है, फिर उत्तरी प्रशांत से दिया है। मैप पर चलते हैं और एक एक जगह से होते हुए पहुंच के देखते हैं कि कहाँ से ज्यादा देर लगती है पहुंचने में। जैसे पहला दिया है कि केप ऑफ गुड होप से हम पहुंचे। अब देखो यहां पर है सैन फ्रांसिस्को, है ना। आप सोच पा रहे हैं क्या केप टाउन तो यहां पर है, इस रास्ते से जा सकते हैं क्या? जा तो सकते हैं कि या तो हम यहाँ होनोलुलु आ जाएं, फिर पनामा चले जाएं और यहाँ से क्रॉस करके फिर हम इधर पहुंच जाएं और इस रास्ते से होते हुए इधर ही है ना सिंगापुर, अगर इस मैप को आप कंसीडर ना करो तो, है ना। तो ये तो बहुत लंबा मार्ग हो गया। दूसरा भूमध्य सागर से बोला है तो यहाँ पर भी हम पहले यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से इधर भूमध्य सागर होते हुए ऐसे जाएंगे, ये भी बहुत लंबा रूट है। तो ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। फिर दक्षिणी प्रशांत तीसरा यही था, तो हम सैन फ्रांसिस्को से पहले यहाँ आए, फिर यहाँ से इधर जाएं और ऐसे होते हुए ऐसे ही तो आना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि समुद्र है तो कहीं से भी पार हो जाएंगे, इनके भी रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा हो गया। फिर हम देखते हैं उत्तरी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत में तो ऐसे आ जाएंगे, सबसे छोटा है ना। अब देखते हैं इसका आंसर, अब बताओ क्या आएगा। आसान था, अगर मैप को अच्छे से कर लोगे, दिमाग में बैठा लोगे, क्योंकि यहाँ पर चीजें ना, इस मैप की अगर चीजें आप रटने लग जाओ कि इसको और इसको ये जोड़ता है, ये इसका सबसे छोटा रूट है। ज्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं कि सैन फ्रांसिस्को और सिंगापुर को जोड़ने वाला सबसे छोटा रूट जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर रूट है ना। फिर अगली बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि वैंकावर को योकोहामा से जोड़ना है, क्वेश्चन तो बदल गया, लेकिन आपका रट्टा तो काम नहीं आया। बट यहाँ पर अगर मैप को दिमाग में बैठा लिया तो क्वेश्चन कोई भी पूछे आंसर आसान होगा, क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो आंसर उतना ही आसान। अब देखो ये इसमें कुछ स्पॉट्स के नाम भी दिए हुए हैं कि अमेरिका की साइड में वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स ये हैं। जबकि एशियाई पक्ष, एशिया की साइड में हम देखेंगे तो योकोहामा, कोबे, संघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर। और ये सारे के सारे नाम आपके जाने पहचाने नाम हैं। जब हमने इंडस्ट्रियल एरियाज किए या औद्योगिक प्रदेश किए तब इन सिटीज का नाम पढ़ा था। वैंकूवर भी पढ़ा था, सिएटल भी पढ़ा था विमान निर्माण के लिए, पोर्टलैंड भी पढ़ा था हमने, सैन फ्रांसिस्को पढ़ाई था, लॉस एंजल्स पढ़ा था, सिलिकॉन वैली, ये जो सैन डियागो पढ़ा था हमने। तो बहुत सारी चीजें ये पढ़ी हुई ही हैं, इन्हीं के एप्लीकेशंस मान सकते हो अभी आप। नेक्स्ट है दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग, ये अभी हमने देखा ही। यह समुद्री मार्ग पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका को पनामा नहर के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के बिखरे हुए द्वीपों से, जो अलग अलग द्वीप हैं उनसे जोड़ने का काम करता है। ये मार्ग हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए भी किया जाता है। पनामा और सिडनी के बीच की दूरी है वो 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इस मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये जो होनोलुलु है ये प्रशांत महासागर है उसके लगभग मिड में हम बोल सकते हैं,
वैसे मिड में है अगर नॉर्थ साउथ की बात करें तो, और अगर ईस्ट वेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में है ना। तो यहाँ पर एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है सॉरी, ठीक है, तो ये आपको सही तरीके से करना है। अब हमने समुद्रों से जो व्यापार होता है, जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं, उनको तो देख लिया है एक एक करके, कौन कौन से बंदरगाह हैं वो भी हमने देख लिए। अब हम तटीय नौवहन देखेंगे, कोस्टल जो एरियाज हैं वो, ये सस्ता साधन है, जो भी कॉस्ट है वो बहुत लंबी है, ये सब समझने की चीजें हैं, है ना। टॉपिक पे चलते हैं, मेन टॉपिक पे। शिपिंग नहरें सबसे इंपॉर्टेंट तो दो ही है, स्वेज और पनामा। इसके अलावा छोटी छोटी और नहरें भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दो ही है। इनको देख लेते हैं पहले एक एक करके। सबसे पहले है स्वेज नहर। कौन सी है? स्वेज नहर। कब बनी है? 1869 में। डेट है काफी इंपॉर्टेंट है, डेट मतलब ईयर। वैसे डेट भी आई थिंक ये 18 नवंबर 1969 को पूर्णतः बन के तैयार हो गई थी। और इसको बनाने में जो इसके मेन जो निर्माता बोल सकते हैं, जो इसका डिजाइन किया था, डिजाइनर जो थे इसके, वो फ्रांसीसी इंजीनियर थे, फ्रांस से थे। क्या नाम था? अगर मैं सही से याद कर पा रही हूँ, फर्डिनेंड, फर्डिनेंड करके कुछ नाम था। विसेप्स, फर्डिनेंड विसेप्स या ऐसे करके कुछ नाम था। फ्रांस के ये इंजीनियर थे। इनकी देखरेख में ही निर्माण हुआ था। 1869 में इसका निर्माण हुआ। कौन से देश ने किया? इजिप्ट ने। मिस्र जो देश है, इजिप्ट भी लिख सकते हैं, जैसे इंडिया, भारत, वैसे ही यहाँ पे स्पेलिंग का इशू है कि इंग्लिश में नाम कुछ और है, हिंदी में कुछ और है। ऐसे इंग्लिश में इजिप्ट लिखते हैं, हिंदी में मिस्र लिखते हैं, है ना। तो 1869 में फ्रांस के इंजीनियर थे फर्डिनेंड विसेप्स थे, या फिर कुछ ऐसा सा ही नाम था, लेसेप्स भी हो सकते हैं शायद, आई थिंक लेसेप्स ही थे, है ना, फर्डिनेंड लेसेप्स। तो इनकी देखरेख में इसका निर्माण हुआ। ये उत्तर में एक पोर्ट बना हुआ है इस नहर पे, जिसका नाम है पोर्ट सईद। और दक्षिण में जो पोर्ट, जो स्वेज गल्फ है, गल्फ ऑफ स्वेज, स्वेज की खाड़ी है, उसमें पोर्ट स्वेज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पोर्ट स्वेज। और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है कि पोर्ट सईद एक बार हम याद करते हैं ना, तब तो हमें याद हो जाता है कि नॉर्थ वाले का नाम पोर्ट सईद है और दक्षिण वाले का नाम है वो पोर्ट स्वेज है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि अपने, अगर हम भारत की बात करें, नॉर्थ साउथ की, एकदम नॉर्थ और एकदम साउथ की बात करें, तो नॉर्थ में जो स्टेट था, अभी यूटी है, J&K एकदम नॉर्थ में है, और यहाँ की अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है ना। और मुस्लिम समुदाय में एक त्योहार मनाया जाता है, आज भी वही त्योहार है, कौन सा? ईद, है ना। कल मॉर्निंग में आपको ये क्लास बने मिलेगी, इसलिए मैंने अभी रिकॉर्ड कर दी है ना, आजकल लेट हो जाती है।
तो ईद, थोड़ा लिंक बैठा क्या कि हमने नॉर्थ की चीज याद करी है, तो नॉर्थ में ईद आना चाहिए, तो पोर्ट सईद हो जाएगा। तो नॉर्थ वाले पोर्ट का नाम क्या है? पोर्ट सईद। अगर एक दो बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रिक एक बार में ही याद हो जाती है, लेकिन एक दो बार आप याद कर लेंगे फिर आप भूलेंगे नहीं। तो ये जो स्वेज नहर है 1869 में बनी, मिस्र देश ने बनाई। जो इसके डिजाइनर थे या जिनकी देख रेख में ये काम हुआ वो फ्रांस के इंजीनियर थे, फर्डिनेंड लेसेप्स, उनकी देख रेख में हुई। और इसके दो पोर्ट हैं, एक पोर्ट सईद, एक पोर्ट स्वेज। पोर्ट सईद है वो किधर है? नॉर्थ में है, और पोर्ट स्वेज है वो साउथ में है। मैं दिखा भी देती हूँ आपको, ये देखो, ये मैप दिखाई दे रहा है, ये पोर्ट सईद है, और यहाँ पर ये गल्फ ऑफ स्वेज है, और यहाँ पर इसमें दिखाया नहीं क्या, पोर्ट स्वेज है यहाँ पर, ठीक है। इसमें ये ग्रेट बीटर लेक भी है, एक ऐसे ही लिटिल बीटर लेक भी है, वो आप देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे रिवर्स और लेक्स है वो सिलेबस में नहीं है। पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब ये जोड़ती किसको है? एक और मैप निकालती हूं मैं, यही मैप ले लेते हैं, ये वाला। यहाँ पर ये जो जगह है ना, यहाँ पर बनाई है ये स्वेज कैनाल। अब इधर कौन सा सागर है? ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी। इधर क्या है? अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो हिंद महासागर है। ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, हाँ जोड़ती है। और क्या पूछ सकता है कि ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ पे एक रेड सी है, इस मैप में दिखाई नहीं दे रहा बट रेड सी है। आप एटलस अपना साथ में रखा करो, उसको खोल के देखो, वहां पे रेड सी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये किस किस को जोड़ रहा है? ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ रही है। ये यूरोप को हिंद महासागर का एक नया प्रवेश द्वार प्रदान करती है, और केप ऑफ गुड होप मार्ग की तुलना में लिवरपूल और कोलंबो के बीच सीधे समुद्री मार्ग की दूरी को कम कर देती है ना। अच्छा, ये भूमध्य सागर लाल सागर लिखा हुआ ही है इसमें। तो ये रास्ता हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारा भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर से जब हमें कोलंबो जाना होता था, श्रीलंका जाना होता था इधर ईस्ट लिवरपूल से, तो उनको यहाँ से ऐसे कवर होते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए मेडागास्कर के वहां पर जो मोजाम्बिक चैनल है उससे होते हुए आना पड़ता था। बहुत लंबा रूट था, लेकिन जैसे ये नहर बनी रूट है वो बहुत छोटा हो गया, है ना। 7-8 हजार से भी कम जो दूरी जो है वो कम हो गई, है ना। अब इसकी में लॉक सिस्टम नहीं है, और लगभग इसकी लंबाई है वो 160 किलोमीटर है, कहीं कहीं 164 किलोमीटर भी लिखी हुई मिल सकती है, 164 किलोमीटर। और 2017 के आसपास इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने घोषणा भी की थी कि स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर विस्तार के नाम से हम एक योजना लाएंगे, और इस योजना के तहत 72 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है वो हम और बढ़ाएंगे। अभी ये 160 तो है ही, कहीं आपको 193 किलोमीटर लिखा हुआ मिले ना तो भी सही मान लेना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसमें एक दो बाईपास रूट भी है, उन बाईपास रूट को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो इसकी लंबाई 193 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। अब ये बिना लॉक वाली है, एक तो हमें ये याद ही रखना बड़ी बात है कि इसमें लॉक सिस्टम नहीं है, पनामा में लॉक सिस्टम है। फिर हमें ये भी पता हो कि लॉक सिस्टम होता क्या है, कि देखो जब ऐसा कोई समुद्री मार्ग हो और उस समुद्री मार्ग में कहीं पर तो पानी जो है वो बहुत नीचा हो और कहीं पर बहुत ऊंचाई पर हो,
तो बहुत दिक्कत होती है जहाजों को वहां से ट्रेवल करने में। तो क्या होता है कि जो जहां पर पानी नीचे है वहां से जहाजों को ऊपर उठाया जाता है, अपलिफ्ट किया जाता है ना, ताकि लेवल है वो। अब जहाजों को कैसे अपलिफ्ट करते होंगे, पानी को ऊपर उठाते हैं, जहाज को ऊपर उठाते हैं, ये मैंने भी नहीं देखा हुआ है। और अगर आपको ज्यादा ही क्यूरियोसिटी है तो आप यूट्यूब पे या फिर कहीं भी गूगल सर्च करके कोई वीडियो देख सकते हैं। बट सिस्टम यही है कि पानी जो है वो निचाई पर होने, एक जगह पे ऊंचाई पे है, एक जगह निचाई पे है, तो फिर उसको अपलिफ्ट किया जाता है जहाजों को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ सिस्टम बनाया जाता है, उसको बोलते हैं लॉक सिस्टम। तो जो स्वेज नहर है इसमें इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल हम कैसे याद रखेंगे, सिंपली हम इसको याद रखेंगे, स्वेज और पनामा, इंग्लिश में ही लिखेंगे है ना, तभी याद होएगा। ऐसे हम याद कर लेंगे सिंपल, ऐसे हम याद कर लेंगे सिंपल है, कोई लॉक सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये जो पी है, ये पी ऐसे लिखा हुआ है ना, और इस डंडी को उठा के मैं अगर ऐसे लगा दूं तो 6 बन जाता है क्या ये? हाँ बन जाता है। तो पनामा में क्या है, 6 लॉक सिस्टम है, 6 लॉक्स हैं इसके अंदर, 6 लॉक सिस्टम बने हुए हैं। तो एस से हम सिंपल याद रखेंगे, और उस सिंपल से मतलब इसमें कोई भी लॉक सिस्टम नहीं है, सिंपल है ये नहर एकदम, है ना। और पनामा में हमने क्या करा, या फिर पी जो है वो 16 नंबर पे आता है, तो यहां से भी हम 6 उठा सकते हैं, है ना। लिंक करना है कैसे भी करके, और ये याद रखना है कि पनामा नहर में लॉक सिस्टम है और स्वेज नहर में नहीं है। इससे लगभग 100 जो जहाज हैं प्रतिदिन गुजर सकते हैं, एक जहाज को गुजरने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है ना। टोल बहुत ज्यादा है, और टोल ज्यादा होने की वजह से केप ऑफ गुड होप का जो रास्ता है वो चुनते हैं कुछ लोग। मैंने आपको बताया भी था, ऐसा सामान जिसको भेजने में देरी की कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, आप आसानी से भेज सकते हैं, तो वहां से जाता है। एक रेलवे लाइन भी बनाई हुई है इस नहर के पैरेलली, किसने बनाई होगी? इजिप्ट में बनाई होगी। कहाँ होगी? इजिप्ट में ही होगी। किस किस के पैरेलल है? इस्माइलिया और काहिरा के बीच में। इस्माइलिया है ये पोर्ट जो स्वेज जो नहर है इसी के किनारे पर एक सिटी है, और काहिरा वहां तक एक रेलवे लाइन भी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ हमें ये पता होना चाहिए क्यों बनी हुई है ना। कि जो नहर के थ्रू जो भी सामान है एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, तो ऐसा तो है नहीं नहर के वहां पोर्ट है उन पोर्ट्स पे ही रखा रहेगा, ऐसा नहीं होगा ना, दूसरी जगहों से आएगा भी, तो ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। अब जैसे मान लो कि हमारा जो कांडला बंदरगाह है या कोची बंदरगाह है, तो ऐसे तो नहीं है ना कि बंदरगाह जहां पर बना हुआ है वहीं सब कुछ बन जाएगा, दूसरे एरिया से भी जाता होगा ना। हमारे राजस्थान का भी कुछ सामान जाता होगा वहां पर, तो वो कैसे जाता होगा? या तो सड़क के मार्ग से जाता होगा या रेल मार्ग से जाता होगा, है ना। तो ये कुछ तरीके होते हैं। नील नदी से आने वाली एक नौगम्य मीठे पानी की नहर भी है जो इस्माइलिया में स्वेज नहर से जुड़ जाती है, और जो मीठा पानी है उपलब्ध कराती है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये नहीं है। ये हमने मैप देख ही लिया। नेक्स्ट है पनामा नहर। अब देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, सैन फ्रांसिस्को, है ना। यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर ये सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी पढ़े हमने। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एक पनामा देश है, और यहाँ पर एक नहर बनी हुई है। ये जो ऑरेंज पार्ट दिख रहा है ना, ये इस्थमस है, पनामा इस्थमस, और यहीं से एक नहर निकाली गई है। इस नहर के निकालने से क्या फायदा हो गया भाई, कि ये जो फ्रांसिस्को है ना, मान लो फ्रांसिस्को से हमें ब्राजील में जाना है, या फिर मान लो न्यूयॉर्क जाना है, तो अभी तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे क्यों नहीं चले जाते भाई, ऐसे सड़क रूट भी तो होना चाहिए ना, इतना लंबा जो रोड रूट है वो होना चाहिए, सड़क मार्ग होना चाहिए। तो अब कैसे जाते थे? यहां से होते हुए
ऐसे जाते थे। बहुत लंबा हो गया ना, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। अब क्या करना पड़ता है, ये नहर बनाने के बाद यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे चले जाते हैं, बहुत शॉर्ट हो गया ना, तो इसीलिए इस तरह की नहरें हैं वो बनाई जाती है। ये जो नहर है ये कब बनाई, ये 1914 में बनाई। कब बनाई ये, 1914 ने बनाई। किसने बनाई, यूएसए ने। यूएसए ने इस कैनाल के आसपास यानी कि दोनों तरफ 8-8 किलोमीटर चौड़ा एक एरिया खरीदा जिसको पनामा कैनाल जोन का नाम दिया गया। फिर 1979 में पनामा कैनाल अथॉरिटी बनाई, उस अथॉरिटी ने इसको कंट्रोल किया। देन 1999 इसमें ये जो पनामा नहर है इसकी जो ऑनरशिप है वो किसको दे दी, पनामा देश को दे दी। किसको दे दी, पनामा देश को दे दी। अभी प्रेजेंटली जैसे हम बोलते हैं कि जो स्वेज नहर है वो इजिप्ट की है, ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि पनामा नहर पनामा की है। हाँ कह सकते हैं। देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ऐसा ही कर रही है क्या, इधर कौन सा सी है, प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ रही है। उत्तरी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक भी कह सकते हैं, हाँ ये भी कह सकते हैं। इसका निर्माण पनामा सिटी और कोलोन के बीच, ये जगहें हैं, दोनों शहरों के नाम हैं। पनामा इस्थमस पर अमेरिकी सरकार द्वारा बनाया गया। इस्थमस मैं आपको बता देती हूँ, पहले ये देख लेते हैं फैक्ट। और जिसने दोनों ओर 8 किलोमीटर का क्षेत्र खरीदा था जिसे नहर क्षेत्र का नाम दिया। इसकी लंबाई है वो कितनी है, लगभग 72 किलोमीटर। कितनी है, लगभग 72 किलोमीटर है। स्वेज की कितनी थी, स्वेज की कई बुक्स में 160 किलोमीटर लिखी हुई है, कई बुक्स में 164 किलोमीटर लिखी हुई है। अगर हम बाईपास रूट को भी काउंट कर लें तो लगभग 193 किलोमीटर हो जाती है। और अगर स्वेज नहर का जो 2017 में जो उन्होंने एक परियोजना लाई कि हम 72 किलोमीटर्स और अब इसको लंबा करेंगे तो ये और भी बढ़ जाएगा, है ना। अब ये 12 किलोमीटर की लंबाई में बहुत गहरी कटाई शामिल है इसमें। तो 12 किलोमीटर एरिया ऐसा है कि जो बहुत गहरा है, गहरा होने की वजह से ही क्या करना पड़ा, हमें लॉक सिस्टम बनाने पड़े। 6 लॉक सिस्टम है और दोनों में दो दो मतलब पेयर्स में बने हुए हैं, तो टोटल जो सिस्टम हो गए वो 12 हो गए। लेकिन लॉक सिस्टम हम 6 ही बोलेंगे, पेयर्स को मिलाकर 12 हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 6 लॉक प्रणालियां हैं और जहाज पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन लॉक्स के माध्यम से विभिन्न स्तरों यानी 26 मीटर तक ऊपर उठाते हैं, फिर वापस नीचे लाते हैं, है ना। इसको ऐसे करके पार करवाया जाता है लॉक सिस्टम से। ये न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच समुद्री मार्ग को लगभग 13,000 किलोमीटर दूरी को कम कर देती है। अभी हमने देखा था मैप में, यही बात कर रहा है कि जब सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क इस तरह से ऐसे जाते थे तब कितनी दूरी, 12,000 मील दूरी हमें तय करनी पड़ती थी। अब कितनी करनी पड़ती है, 4,000 मील, है ना। लगभग 13,000 किलोमीटर जो दूरी है वो कम हो गई है इस नहर की वजह से। अब आप सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना जो कॉस्ट है वो इससे बचता है। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट के बीच और नॉर्थ ईस्ट और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया के बीच दूरी कम हो जाती है। सेम वही बातें बोल रखी है कि भाई यहां से जब पहले हमें अगर मान लो अफ्रीका के पश्चिमी तट पे जाना है तब भी तो ऐसे ही जाते थे ना, अब ऐसे चले जाएंगे, है ना। या फिर यूरोप की तरफ जाना है तो पहले यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे जाते थे, होनोलुलु जाएंगे फिर वहां जाएंगे, सॉरी यहाँ से होते हुए केप गुड होप से होते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे। अब क्या है, सीधा यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, यूरोप जाना है तो बहुत शॉर्ट हो गया है। या फिर यूएसए की जो वेस्टर्न कोस्ट है उससे ईस्टर्न कोस्ट पे जाना हो तभी भी इसी रूट से चले जाएंगे, ऐसे सड़क वाले मार्ग से
हम नहीं जाएंगे ना, तो ऐसे चले जाएंगे। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में ना यहाँ पनामा की बजाय अगर मान लो मैक्सिको के यहाँ पर कोई नहर बन जाए इतनी बड़ी, तो ये और भी आसान हो जाएगा, है ना। ये चीजें हैं, लेकिन जो इसका महत्व है वो स्वेज नहर जितना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है उनके बीच में ही थोड़ी चीजें सही हुई है, या फिर जैसे ये मान लो कि नॉर्थ अमेरिका को अपने ही दूसरे कोस्ट पे चीजें भेजनी है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे देश इस नहर को इतना ज्यादा यूज में नहीं लेते हैं जितना स्वेज नहर, क्योंकि स्वेज नहर की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो ही ऐसी जगह है कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज उसको यूज करती हैं। ऑलमोस्ट जो अफ्रीका की उत्तरी जो उत्तरी जो देश हैं वो भी लगभग करते हैं, फिर एशिया के भी ऑलमोस्ट देश हैं वो उसको यूज करते हैं। तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से स्वेज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये कुछ लॉक सिस्टम मैंने ऐसे ही डाले हुए हैं, लॉक सिस्टम सही से मैप में वैसे नहीं दिख रहे जैसे पिछले वाला मैप दिख रहा था हमें, ठीक है। पहला है गैटून लॉक, नाम देख लो, और ये मैंने इसलिए भी इसमें ऐड किया है क्योंकि 2 या 3 जो लॉक सिस्टम है उनका नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसे अलग से नहीं लिखा हुआ, एक फोटो डाला हुआ है। जैसे स्वेज नहर का एक फोटो डाला हुआ है, उसमें पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज लिखा हुआ है। ऐसे ही पनामा का एक फोटो डाला हुआ है। जो पनामा का फोटो डाला हुआ है उस फोटो के अंदर 3 लॉक सिस्टम के नाम दिखाई दे रहे हैं, बहुत हल्के हल्के से दिख रहे हैं, इसलिए मैंने वो वाला फोटो ऐड नहीं किया। तो हमें याद रखना है, ये है गैटून लॉक, ये अटलांटिक महासागर है उसकी तरफ बना हुआ है, और ये सबसे बड़ा लॉक सिस्टम है, सबसे बड़ा लॉक सिस्टम है। जब 1914 में स्वेज नहर बनी उस समय केवल 3 लॉक सिस्टम बनाए थे, एक तो गैटून, दूसरा पेड्रो मैगुएल और तीसरा मीराफ्लोर्स। ये 3 लॉक सिस्टम बनाए थे। इनमें आई थिंक गैटून में 3 पेयर हैं, यानी कि फर्दर जो अलग अलग से चैम्बर्स बने हुए हैं उनको चैम्बर्स बोलते हैं, पेयर नहीं बोलते, चैम्बर्स। गैटून में 3 चैम्बर बने हुए हैं, पेड्रो में आई थिंक 1 है, मीराफ्लोर्स में आई थिंक 2 चैम्बर बने हुए हैं। ये आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हमें ये याद रखना है कि गैटून, पेड्रो मैगुएल और मीराफ्लोर्स ये तीनों पुराने लॉक सिस्टम हैं, और ये पहले से ही जब नहर बनी थी तभी से बने हुए हैं। और इन 6 में सबसे बड़ा कौन सा है? गैटून, ऐसे लिख देंगे, गैटून। नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखने पड़ेंगे हिंदी में भी, ठीक है। फिर जो सेंटिनियल, एग्वाक्लारा और कोकोली, ये जो 3 लॉक सिस्टम हैं ये भी रिसेंटली बने हैं, 2016 में ही बने थे। ये कब बने हैं? 2016 में। तो अभी एट प्रेजेंट लॉक सिस्टम किसमें है? पनामा में। स्वेज नहर है, सिंपल है, लॉक सिस्टम नहीं है। पनामा में 6 लॉक सिस्टम है। फिर हम देखेंगे अंतर्देशीय जलमार्ग, है ना। अभी तक पहले हमने जो महासागरों से गुजरने वाले जो जलमार्ग थे उनको देखा, उसके बाद हमने कुछ नहरें देखी, अब हम अंतर्देशीय जलमार्ग देखेंगे, और इसमें हम नदियों के द्वारा जो परिवहन होता है उसको देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिंपल वही देखेंगे, ठीक है। इनको देख लो, कोई बहुत ज्यादा ऐसे बड़े फैक्ट्स नहीं लिखे हुए हैं ये। सबसे पहला है राइन जलमार्ग। इस पर आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आरएएस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइन जलमार्ग नाम से ही पता चल रहा है कौन सी नदी पे होगा? राइन पर। फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर और नीदरलैंड से होकर बहती है ना। इसके ये जो नीदरलैंड में इसके मुहाने पर रोटरडम एक बंदरगाह है, काफी बड़ा बंदरगाह है, और शायद ये यूरोप का सबसे बड़ा होना चाहिए रोटरडम, है ना। यूरोप का तो है ही, विश्व का मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा अभी। रोटरडम से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक लगभग 7 किलोमीटर तक नौगम्य है। ऐसे तो इस
रिवर की जो लंबाई है लगभग 1200 1250 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन नौकायन कहाँ तक संभव है? लगभग 700 किलोमीटर में। एरिया दिया हुआ है रोटरडम से लेकर बेसल तक। बेसल शहर है स्विट्जरलैंड में, है ना। समुद्री पथ कोलोन तक जा सकते हैं। सॉरी भाई, ये कोलोन जो है, कोलोन नहीं है, इसको सही कर लेना, इसको मैं सही लिख देती हूँ, कोलोन है ना, ऐसे लिखेंगे इसको, थोड़ा सही कर लेना, मिसप्रिंट हो रखा है। कोलोन जो है, कोलोन तो फिर हम दक्षिण अमेरिका में देखते हैं ना। रूर जो नदी है वो पूर्व की तरफ से आती है और इसमें मिल जाती है, तो हो सकता है कई बार रूर राइन जलमार्ग लिखा हुआ मिल जाए। अब रूर जो नदी है वहां पर रूर बेसिन भी आपने पढ़ा होगा, जो कोयले के लिए बहुत फेमस है। कोयला नदी भी बोलते हैं रूर नदी को, या फिर इसको राइन को भी बोल देते हैं। तो कोयला क्षेत्र से होकर बहती है, तो कोयला क्षेत्र से होकर बहती है, इट मीन्स वहां पे कोयला उत्पादन काफी ज्यादा होगा। जहां जहां कोयला उत्पादन है वहां पर औद्योगिक विकास है वो काफी अच्छा हुआ है। तो जब औद्योगिक विकास होगा तभी तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूट है। डेसल्डॉर्फ है, वो भी राइन पर एक प्रमुख बंदरगाह है, पूछा जा सकता है आपसे, है ना। यह जलमार्ग विश्व का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जलमार्ग है। अगर हम नदी जलमार्ग की बात करें या जो अंतर्देशीय है शिपिंग जो है उसकी बात करें, तो राइन जो जलमार्ग है उसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है ना। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, इन देशों के औद्योगिक प्रदेश हैं। उन प्रदेशों में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी औद्योगिक उत्पाद हैं, उनके आदान और प्रदान का कार्य है वो इस रूट के माध्यम से संपन्न हो पाता है। ये मैंने छोटा सा मैप डाल दिया है ताकि आप इसको देख लें कि कौन सा एरिया है, कैसे बह रही है, कहाँ से बह रही है, किधर पोर्ट बने हुए हैं। अभी आप देख रहे थे ना कि जो रोटरडम है, कोलोन्स है, डसलडॉर्फ है, ये पोर्ट तो हैं, बंदरगाह तो हैं, लेकिन ये समुद्र वाले बंदरगाह नहीं है, ये नदी के यहाँ पर बने हुए बंदरगाह हैं, है ना। इनको इनलैंड पोर्ट बोलते हैं, इनलैंड पोर्ट्स। नेक्स्ट है डैन्यूब जलमार्ग, डैन्यूब जलमार्ग, ठीक है। अंतर्देशीय जलमार्ग पूर्वी यूरोप में है ये। डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जर्मनी में। हमने याद भी किया था फ्री क्लासेस में कि डैन्यूब जो नदी है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में गिर जाती है। ब्लैक ब्लैक याद किया था, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ब्लैक सी में गिर जाती है ना। और कई देशों से होते हुए पूर्व की ओर बहती है, टारना सेवेरिना तक नौगम्य है। रोमानिया में एक सिटी है ये, वहां तक इसमें नेविगेशन पॉसिबल है। प्रमुख निर्यात आइटम हैं जैसे गेहूं, मक्का, लकड़ी और मशीनरी है, वो प्रमुख आइटम्स हैं। ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। डैन्यूब नदी यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ये ऐसे बहती हुई ब्लैक सी में गिर जाती है। ये रोमानिया है, रोमानिया में ही, यहाँ तक रोमानिया तक ही ये नेविगेबल है, उसके बाद नहीं है। अच्छा, एक लुडविग नहर है, कौन सी? लुडविग्स नहर, नाम सुना है क्या इसका आपने? नहीं सुना? ये राइन नदी और डैन्यूब नदी को जोड़ने का काम करती है। लुडविग्स नहर जो है राइन नदी और डैन्यूब नदी है, इनको जोड़ने का काम करती है। ऐसे एक और नहर भी है जिसका नाम है कील नहर, KIEL, कील कैनाल।
एक स्टोरी मैं हमेशा बताती हूँ इसके लिए। एक बाल्टी लेनी है, क्या लेनी है? एक बाल्टी लेनी है। इस बाल्टी में एक छोटी सी कील डाल देनी है ना? जब हम इसमें कील डाल देंगे तो उसके जंग आएगा नहीं आएगा, ये उत्तर हमें लिखना है। ये उत्तर हमें बताना है कि जंग आएगा नहीं आएगा। तो कील से और जंग से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उत्तर से और बाल्टी से मतलब है। इससे हम क्या याद कर पाएंगे? इससे हम ये याद कर पाएंगे कि जो कील नहर है वो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। इससे हम क्या याद कर पाएंगे कि जो कील नहर है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है ना? दो नहरें मैंने बता दी है, इनको याद रख लेना। दो हमने पनामा और सुएज पढ़ ली है। नेक्स्ट है वोल्गा जलमार्ग। वोल्गा जो नदी है कैस्पियन सागर में गिरती है और ये रशिया में बहती है ना? तो ये रशिया का एक प्रमुख जो मार्ग है, विकसित जलमार्ग हो जाएगा। और भी काफी सारे हैं रशिया में छोटे छोटे, पर ये सबसे प्रमुख है। ये लगभग 11,200 किलोमीटर लंबा नगम्य जलमार्ग प्रदान करती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। वोल्गा मॉस्को नहर, ये वोल्गा मॉस्को नहर है, इसे मॉस्को क्षेत्र से जोड़ती है। और वोल्गा डॉन जो नहर है वो इसे काला सागर से जोड़ती है। मैप दिया हुआ है क्या इसका साथ में? हाँ, ठीक है। ये वोल्गा नदी है, ऐसे बहती हुई कहाँ गिर जाती है? कैस्पियन सागर में। वोल्गा मॉस्को जो नहर है वो इसको यहाँ से जोड़ती है ना? और ये रहा ब्लैक सी। यहाँ पे एक डॉन नदी बहती है ना, इधर डॉन। ये जो डॉन नदी है, इस डॉन नदी के साथ मिलकर ये फिर ब्लैक सी से जुड़ जाती है ना? इधर कैस्पियन सी है, डॉन और ये जुड़ के फिर यहाँ जुड़ जाएगी, एक नहर बनी हुई यहाँ पे। तो वैसे तो ये डायरेक्टली कैस्पियन सी में गिरती ही है, इस डॉन नदी के माध्यम से ये ब्लैक सी से भी जुड़ जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। सबसे पहले हम ग्रेट लेक्स को देख लेते हैं कि कौन है, कहाँ है, क्या क्या नाम है, क्या चीजें हैं। ये 5 झीलों के फोटो आपको दिख रहे होंगे। लेक सुपीरियर है, नाम ही सुपीरियर है तो ये सुपीरियर भी होगी, यानी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की। अब यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बोला कि सबसे बड़ी है, मैंने बोला सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना? इसके बाद ये लेक मिशिगन है, ये लेक ह्यूरोन है, ये लेक एरी है, ये लेक ओंटारियो है। इनमें से 4 झीलें ऐसी हैं जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे हैं, एक झील ऐसी है जो केवल यूएसए में है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे भाई? इन सब चीजों को इनको आसानी से याद कर लेंगे, सीक्वेंस भी याद कर लेंगे। सीक्वेंस के लिए हम याद करेंगे सम हीरो, स्पेलिंग ऐसे ही लिखेंगे, सम हीरो। से क्या बनेगा? सुपीरियर। मैं से क्या बनेगा? मिशिगन। एच से क्या बनेगा? ह्यूरोन। ई से बनेगा ईरी। आर से कुछ नहीं बनेगा, ओ से बनेगा ओंटारियो। ठीक है, लिखना है क्या? सुपीरियर, बहुत पास पास हो जाएगा है ना, नेक्स्ट वाले भी लिख लेंगे। अब ये तो हो गया सीक्वेंस वेस्ट से ईस्ट की तरफ, है ना? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। अगर हमें फिर ईस्ट से वेस्ट पूछेंगे तो हम ऐसे रख लेंगे, ओंटारियो, ईरी, ह्यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर। अगर मान लो हमको ये बोलें कि इनके साइज के हिसाब से जचा दो भाई, फिर क्या करेंगे? ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, एसआई में इंपॉर्टेंट नहीं है, आरएएस प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ना? अगर हम इनका साइज के हिसाब से लगाएंगे तो मैं को क्या कर देना है? मिस कर देना है। मिस मतलब गायब, है ना?
और गायब करेंगे तो इन दोनों की जगहें चेंज हो जाएंगी। तो से के बाद पहले एच आ जाएगा, फिर मैं आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, यानी कि सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ये साइज के अकॉर्डिंग हो गई। फिर हमने मिस किया है, इसका मतलब एक ही को मिस क्यों किया? मिस का मतलब याद करने वाला नहीं, मिस का मतलब स्किप करने वाला, है ना, वो वाला है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि जो सुपीरियर है, ह्यूरोन है, ईरी है, ओंटारियो है, ये चारों की चारों तो बॉर्डर पे हैं। केवल जो मिशिगन है, मिशिगन जो झील है वो केवल यूएसए में है, बॉर्डर पे नहीं है, ये केवल यूएसए में है, बाकी चारों बॉर्डर पे हैं, दोनों देशों के बीच में शेयर होती हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अब यहाँ दिखाई दे रही है ये लेक्स, दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इधर एक नदी बहती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस। तो पांचों ये झीलें प्लस सेंट लॉरेंस नदी, ये सब मिलकर भी क्या बनाते हैं? एक अंतर्देशीय जलमार्ग बनाते हैं। बनाते हैं ना, क्योंकि दो देश शामिल हो गए इसमें। तो अब इसको देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स क्या क्या लिखे हैं। कि उत्तरी अमेरिका की विशाल झीलें नाम दिए हुए हैं। अच्छा, ये सू नहर और वेलन नहर द्वारा जुड़ी हुई है। देखो, इनको भी आसानी से मैं याद करवा देती हूँ। सू नहर, क्या नाम है? सू नहर। नाम में सू है तो किसको जोड़ेगी ये? सुपीरियर को। किसको जोड़ेगी? सुपीरियर को। किससे जोड़ेगी भाई? मिस को तो हमेशा ही मिशिगन को मिस रखना है, चाहे हम बात करेंगे कि कौन सी यूएसए में है, बाकी बॉर्डर पे है, तब भी हम मिस कर दिया तो ये एक अकेली बच गई, ठीक है। जब हम इसकी साइज के अकॉर्डिंग लगा रहे थे तब भी हमने इसी को एक्सचेंज किया था ह्यूरोन के साथ, है ना। अब भी क्या करेंगे, इसको हटा देंगे क्योंकि ये यूएसए में है, जोड़ने का काम तो इन चारों का ही जुड़ेगा ना आपस में। तो ये लेक सुपीरियर को किससे जोड़ेगी फिर? यहाँ पर इस तरह से ये जोड़ देगी ह्यूरोन से। लेक सुपीरियर को ह्यूरोन से कौन जोड़ती है? सू नहर जोड़ती है। वेलन नहर ईरी को ओंटारियो से जोड़ती है, ठीक है। स्पेलिंग अगर मैं लिखूं, वेलन कैनाल, तो सू सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ेगी, वेलन नहर जो है ईरी और ओंटारियो को जोड़ेगी, ओंटारियो फिर सेंट लॉरेंस से होते हुए एक रूट बनाती है ना। सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना विशाल झीलों के साथ मिलकर उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में से अद्वितीय वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करता है। आपने ये शहर पढ़े हैं, डुलुथ है, बफेलो है, इस जैसे बंदरगाह हैं, ये इसमें शामिल है। ये कौन से? डुलुथ और बफेलो नदी मार्ग पर बने हुए बंदरगाह हैं या फिर झीलों के किनारे बने हुए बंदरगाह हैं, समुद्र किनारे नहीं बने हुए। समुद्री पथ महाद्वीप के भीतर जैसे मॉन्ट्रियल तक ये नदी आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि मॉन्ट्रियल भी है वो इसी रूट पर स्थित है, ठीक है। ये मैप हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट है मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी जलमार्ग, इसमें बहुत ज्यादा हमें फैक्ट्स रट्टा नहीं मारने हैं, बस ये देखना है कि मिसिसिपी जो जलमार्ग है वो यूएसए में है। ये मिसौरी नदी है, ये मिसिसिपी नदी है, अरकनसास नदी है, रेड रिवर है, एक रेड रिवर वियतनाम में भी है, इलिनियोस है और ओहियो नदी है। ये सारी की सारी मिलके मिसिसिपी मिसौरी नदी बेसिन कहलाता है। और इन नदियों के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन होता है, वो मिसिसिपी जलमार्ग कहलाता है, ठीक है। हमें सिर्फ लोकेशन याद रखनी है इसकी, बहुत ज्यादा फैक्ट्स यहाँ पे है नहीं। फिर है जल डमरू के माध्यम से होने वाला व्यापार। अभी हमने पढ़ा कि जो पनामा कैनाल है वो एक इस्थमस पर बनी हुई है। तो पहले ये चीजें देख लेते हैं कि इस्थमस और स्ट्रेट क्या चीज है। इस्थमस, या इसको हम बोलेंगे स्थल डमरू मध्य। दूसरा है स्ट्रेट या जल डमरू
मध्य, या इसको जल संधि भी बोलते हैं। वैसे तो नाम से ही पता चलता है। अगर मैं डमरू की बात करूं, अगेन मेरी जो ड्राइंग कार्टोग्राफी ये वीक है, कुछ ऐसा सा ही होता है क्या डमरू, है ना। और ये डमरू मध्य, ये वाला भाग हो गया। डमरू को जब ऐसे पकड़ते हैं तो बीच वाला भाग जो हम पकड़ते हैं, तो वो ये वाला भाग कह सकते हैं हम। तो डमरू के बीच वाला भाग कैसा है, मध्य भाग, संकरा है क्या। ठीक है, एक चीज तो समझ आई कि ये जो कुछ भी है ये संकरा पार्ट होगा, है ना, पतला भाग होगा ये, कोई चैनल जो होगा। तो जो इस्थमस होती है, स्थल डमरू मध्य होती है, वो स्थल का या भूमि का एक पतला पार्ट होता है, या फिर ये कहें कि संकरी पट्टी होती है। अगर मैं सही वर्ड यूज करूं तो इसको मैं संकरी पट्टी बोल सकती हूँ। हलंत है ये, संकरी पट्टी। एक ऐसी संकरी पट्टी होती है या एक ऐसा संकरा भूभाग होता है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ता है। जो दो बड़े भूभाग को जोड़ता है, जैसे हमने देखा कि जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में यहाँ पर एक पनामा इस्थमस है या पनामा स्थल डमरू मध्य है। ये इन दो बड़े भूभागों को जोड़ने का काम करती है। और कैसी पट्टी है ये, एक संकरी पट्टी है। तो एक संकरी भूभागीय पट्टी जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं, स्थल डमरू मध्य कहते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं क्या कि इधर जैसे अटलांटिक ओशियन है और इधर पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि ऐसी एक पतली या फिर संकरी भूपट्टी जो दो बड़े जलीय भूभागों को अलग करती है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इस्थमस या स्थल डमरू मध्य। जैसे हमने एग्जाम्पल देख लिया पनामा इस्थमस। दूसरा है हमारा स्ट्रेट या जल डमरू मध्य, या फिर इसको हम बोलेंगे जल संधि। जैसे संकरी भूपट्टी थी, वैसे ही ये एक संकरा चैनल होता है पानी का। क्या होता है, पानी का या जल का एक संकरा चैनल होता है जो बड़े दो जलीय भागों को जोड़ने का काम करता है। सिमिलरली जैसे हमने पढ़ा था कि पनामा दो वाटर बॉडीज को या दो बड़े जलीय भागों को अलग करती है, ऐसे ही जल डमरू मध्य होता है, ये दो बड़े भूभागों को अलग करने का काम करता है और दो जल वाले बड़े भागों को जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के साउथ में यहाँ जो अफ्रीका है, इधर यूरोप है, इधर ये भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर एक जल संधि है, एक पतला चैनल है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। ये क्या करती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का काम करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन ही दी हुई है और छोटे छोटे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, आप इसको वैसे ही देख लो, जो मैंने समझाया है वही लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है मलक्का जल डमरू मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडोनेशिया और मलेशिया जो देश है वहां पर है। ये क्या करती है, अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से जोड़ देती है। अंडमान सागर को क्या करती है, साउथ चाइना सी से जोड़ती है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या, अंडमान सागर कहाँ है, हिंद महासागर में। दक्षिणी चाइना सी यानी साउथ चाइना सी कहाँ है, प्रशांत महासागर में। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसको देख भी लेते हैं, मैप मैंने डाला हुआ है। जैसे ये वाली जो है, यहाँ पर ये जो एरो लगा हुआ है ऑलरेडी पिंक कलर का, ये कौन सी स्टेट है, मलक्का। इधर अंडमान सी है, इधर यहाँ पे साउथ चाइना सी है, इन दोनों को जोड़ती है। या फिर ये कहें कि हम यहाँ पर हिंद महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है, जिससे ये चीन और भारत के बीच जो समुद्री मार्ग है वो छोटा हो जाता है। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, यहाँ से होते हुए ऐसे जाना पड़ता, है ना।
या फिर कोई और रूट चूज करना पड़ता। अब यहाँ से शॉर्टकट मिल गया। ये दुनिया का सबसे लंबा जलडमरू मध्य है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पढ़ लिया। बाकी स्टेट्स पे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। इस बार संभावना है, और वो संभावना है कि आपसे हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उस पर क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल। अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। दो भूभागों को अलग ही करेगा चैनल है तो। अपने उत्तर पूर्वी छोर पर डोवर जल डमरू के माध्यम से उत्तरी सागर के दक्षिणी भाग से जुड़ जाता है, यानी कि नॉर्थ सी, अभी जो सू नहर वाला हमने नॉर्थ सी पढ़ा था ना, उससे जुड़ जाता है। ये दुनिया का सबसे व्यस्तम जहाजरानी क्षेत्र है इंग्लिश चैनल जो है। इंग्लिश चैनल में सीन नदी आकर गिरती है, ठीक है। अब हिंद महासागर के कुछ प्रमुख जल डमरू मध्य के नाम मैंने डाले हुए हैं, इनको आपको याद करना है। पहला है हॉर्मुज जल डमरू मध्य। जितने स्टार लगाने हैं उतने आप लगा सकते हैं। देखो ये किस वजह से न्यूज में है, क्या क्या चल रहा है, किस देश से क्या लफड़े हो रहे हैं, तेल की क्या इशू आ रहे हैं, एलपीजी की क्या इशू आ रहे हैं, वो सब करंट का मैटर है। आप करंट अफेयर्स में पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे कि जो हॉर्मुज जलडमरू है वो किसको जोड़ती है। अब देखो, अगर मान लो हमने इस स्ट्रेट को याद नहीं किया और थोड़े से मार्क्स से रह गए, तो सीधी सी बात है कि आपका मूड ऑफ, किसी किसी का तो कैरियर भी ऑफ, है ना। तो ऑफ से ही याद रख लेना कि अगर आपने ये भी याद नहीं रखा तो बहुत कुछ ऑफ हो सकता है। ऑफ को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना। बार बार क्यों लिख रही हूं, ताकि आपको ऑफ याद रह जाए हॉर्मुज जब आए। तो ओ से तो हम बना लेंगे ओमान, और फे से हम बना लेंगे फारस की खाड़ी, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी और मिक्स हो जाएंगी एग्जाम में, वहां देखते ही एकदम से भूल जाओगे। तो आपको याद रखना है कि भूलना नहीं है, भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे मार्क्स हैं वो ऑफ हो जाएंगे, हमारा मूड ऑफ हो जाएगा, हमारा कैरियर है वो चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, ओ से हम ओमान याद रख लेंगे, फै से हम फारस याद रख लेंगे। सबका ऐसा ही याद नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस लगा रही हूँ इस पर, है ना। नेक्स्ट है बाबल मंदेब जलडमरू मध्य। बाबल मंदेब, है ना, ये अदन की खाड़ी को, अदन की खाड़ी को किससे जोड़ती है, लाल सागर से। जब कभी मैं पहले पढ़ाती थी तो वैसे याद करवाती थी कि बाबुल की दुआएं लेती जा, तो वो रेड जो ड्रेस होती है वो इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ से लाल सागर याद आ जाएगा। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ते हैं। मलक्का जलडमरू मध्य, अभी हमने देखा कि अंडमान सी को साउथ चाइना सी से या फिर अटलांटिक सॉरी हिंद महासागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ते हैं। ये मैप डाला हुआ है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको दिखाई दे रही होगी, इधर पर्शियन गल्फ, आपको हिंदी में ही याद रखना है फारस की खाड़ी, है ना। पर्शियन गल्फ याद करोगे तो फिर वो ट्रिक है वो अलग हो जाएगी, है ना। तो फारस की खाड़ी और इधर ये ओमान की खाड़ी, इन दोनों को कौन जोड़ रही है, हॉर्मुज जल संधि। स्थल डमरू मध्य या इस्थमस जिसको बोलते हैं, ये मैंने समझा दिया है कि क्या होता है। पनामा का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है, इसमें लिखा हुआ है ये रहा, ठीक है। ये पनामा इस्थमस यहाँ पर है ये वाली, और यहीं पे पनामा नहर बनी हुई है। इस्थमस ये ऐसे है और नहर यहाँ पे ऐसे बनाई हुई है। ये लास्ट में कुछ जैसे एक जलडमरू मध्य के नाम दिए हुए हैं, आप इनको देखो एक बार।
ठीक है, सबसे पहले है जिब्राल्टर की खाड़ी। अच्छा, खाड़ी लिख दिया क्या यहाँ पे? जिब्राल्टर जल संधि या जलडमरू मध्य, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ये हमने देख लिया है। जिब्राल्टर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दूसरी है बाबल मंडेव जलडमरू मध्य। बाबल मंडेव अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है, ये भी हमने देख लिया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य हमने ऑफ से याद किया है, और से ओमान की खाड़ी, फै से फारस की खाड़ी, ठीक है। मलक्का जलडमरू मध्य ये अंडमान सी को जोड़ती है, किससे? साउथ चाइना सी से, या फिर हम बोलें कि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, ये हमने नहीं देखा। ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ती है ना। एक डेड्रेनल या ड्रेनल जो बोलते हैं, डेड्रेनल, वो जोड़ती है मरमरा को एजियन सी से, या फिर उसको हम बोल सकते हैं भूमध्य सागर से। वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉस्फोरस ब्लैक सी यानी काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट क्या करती है? बेरिंग सागर को आर्कटिक जो महासागर है उससे जोड़ती है। मैगलन जलडमरू मध्य ये चिली के साउथ में है, ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है मेसिना जलडमरू मध्य, ये इटली के आसपास है। एक सी का नाम सुना होगा आपने, टायरेनियन सी। टायरेनियन सी, डबल आर है ये। टायरेनियन सी को आयोनियन सी से जोड़ता है। अब इनके नाम हिंदी में भी आयोनियन का आयोनियन ही रखेंगे हम, टायरेनियन को टायरेनियन ही रखेंगे। स्वेज नहर ये हमने देख लिया, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर या तो हम बोलेंगे कि कैरेबियन सी को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, या फिर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ जलडमरू मध्य थे, कम से कम ये 8-10 ये तो कर ही लेना कौन से किसको जोड़ते हैं। बाकी इससे एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। एक तो आपके जो जलमार्ग हैं इंटरनेशनल, और एक आपके औद्योगिक प्रदेश जो हैं, इन दोनों से तो क्वेश्चन एक एक आएगा ही आएगा। इसके साथ ही माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स और डेजर्ट वो पढ़े हैं, उनसे भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ से आने वाले हैं, तो इनको अच्छे से करना है। एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वहां से क्वेश्चन आए। एक हमें लगता है कि जैसे ओजोन डिप्लीशन या ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट या COP, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद नहीं हुई तो आप वीडियो को रिप्ले करें, ज्यादा टाइम नहीं देख सकते आप 2x पे करके देखें। अब ये वही क्लासेस हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 क्लासेस हो रही थी, वही मैंने 1-1 घंटे में कंप्लीट करवाने की कोशिश करी है। तो नो डाउट जो फैक्ट्स हैं या कंटेंट है वो थोड़ा सा कम तो होएगा ही, लेकिन इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ऐसा मैं कभी नहीं बोलती हूँ। आपको पढ़ना है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो इससे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। कोशिश यही करनी है, एक क्वेश्चन के चक्कर में 50 किताबें पढ़ने बैठोगे उससे फायदा नहीं होने वाला। आप इन्हीं चीजों को 50 बार देख लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये लास्ट टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया वाला जो पार्ट है उसको हम देखेंगे। उसमें भी हम ज्यादा क्लासेस नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि यही 9 से 10 क्लास में इंडियन ज्योग्राफी भी हो जाए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हिंदी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है।
2025 की तरह यहाँ पे जीएस में क्वालिफाइंग वाला सिस्टम नहीं है, आप हिंदी में 90 प्लस भी ला सकते हैं और यहाँ पर आपको एटलीस्ट 60 या 70 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट जरूर करने पड़ेंगे, सही वाले, है ना, नेगेटिव हटा के 60-70 मार्क्स आएंगे, तब आप श्योर हो पाएंगे कि हाँ अब डर नहीं है इंटरव्यू का, है ना। वरना फिर बॉर्डर पे रहेंगे, पास हो भी जाएंगे तो बहुत डर लगेगा, या फिर बॉर्डर पे रहेंगे ऐसा लगेगा कि कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, आप फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे। और वैसे भी मुझे कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि आप 2024 की वैकेंसी वाले थे और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहले सेलेक्ट हो गए थे, उसके बाद अपनी फिजिक पे इतना ध्यान नहीं दिया, तो वो एक आपके लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और हिंदी पर भी उतना ही फोकस करें जितना आप जीएस पर कर रहे हैं, है ना। जीएस को हल्के में नहीं लेना है कि हिंदी में तो 95 ले आएंगे, इधर देखा जाएगा। ऐसा ना हो जाए कि इधर 35 ही नहीं आए और 40 ही आए या 30 ही आए और उधर 95 ले आए, तो भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक में 80 से 90 ले आते हो हिंदी में और इधर 60 से 70 ले आते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।